नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब के इस चैनल में एक बार फिर आपकी तरफ मुखातिब हूँ। आपका मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है मेरे चैनल्स में, मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। आपने मुझे करोड़ों व्यूज़ दिए हैं, उसकी सूचना मैं आपको व्यूज़ पूरा होने पर ही दूंगा। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो, उनके परिवार, उनके प्रियजन, उनके मित्र स्वस्थ हो गए। कोरोना की थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट से तो सभी पीड़ित हैं। कभी कभी हमको भी खांसी हो जाती है, फिर थोड़ा सा जुकाम बढ़ जाता है, थकान से बदन टूटता है तो डर लगता है कि कहीं कोरोना का अटैक तो नहीं हो गया। लेकिन चलिए, हम तो काढ़ा वगैरह रोज पी रहे हैं, अभी तक ठीक है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। आइए अब आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है, जिन बाबा रामदेव को हिंदुस्तान की जनता ने सर पर बैठाया और उनको लार्जर देन लाइफ से, कहते हैं ना, सुपर डुपर हीरो बना करके उनको इस देश में एक योग गुरु की तरह स्थापित किया और पूरे विश्व ने उनका लोहा माना। वो आज विश्व की और मौजूदा काल में भारतवर्ष की सबसे बड़ी आपदा के समय क्या कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है, ये एक सवाल इस वक्त उनसे पूछा जा रहा है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं बाबा रामदेव का आलोचक नहीं हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज ये फिर शुरू हो गया, आज बाबा रामदेव का नंबर लगा दिया। नहीं, मैं बाबा रामदेव का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे अगर दिक्कत है तो लाला रामदेव से है, लाला रामदेव से। रामदेव जी, बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी आपको हम आचार्य कहते हैं। और आपके ऊपर जब वो उस वक्त विवाद हुए थे, आपका पासपोर्ट यहाँ का वहाँ का, आप कहाँ के नागरिक कहाँ के नहीं, ये इस विषय पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वैसे भी बोल दूँ, जो अच्छा काम करने वाले हैं उनकी नागरिकता तो पूरी दुनिया की नागरिकता होती है, मानद नागरिकता लोग देते हैं, ऑनरेरी सिटीजनशिप लोग बहुत सारे कंट्रीज देती है। इसलिए ये तो विषय राजनीतिक था, मगर वो चीज़ें पीछे छूट गई। आपने जब योगा से, इसको योगा बोल दिया सबने, आप तो अभी भी योग कहते हो। जब आपने योग का लाभ जनता को बताया, मैंने स्वयं कई बार सुबह 5 बजे उठ करके ऐसे करके नाखून रगड़े और कपालभाति कई बार किया। और मैं ये कह दूं कि अगर मेरा वजन कहीं ना कहीं कंट्रोल में, नियंत्रण रखने में अगर कोई चीज़ मददगार है मेरे परिवार के बहुत से सदस्यों में, तो आपका ये कपालभाति है। आपने इसकी रिसर्च नहीं की, लेकिन आपने आम जनता को इससे जोड़ा और स्वयं जोड़ा। वहाँ जब आप बोलते थे ना, रामदेव जी चश्मा उतारना पड़ेगा, करने से होता है, देखो करने से होता है ना, तो लोग करने लगे। अब बाबा रामदेव जी, ये बाई आंख पे तो आपका कॉपीराइट है। आज मैं आपको दाहिनी आंख फड़फड़ा के कहना चाहता हूं कि बाबा जी बोल तो बहुत दिया है, करने से होता है, देखो करने से। कब करोगे? आपसे आज ये देश सवाल पूछ रहा है। आज आपके हरिद्वार जनपद में, जहां आपका सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित है, ऐसे तो पूरे देश में आपका साम्राज्य है। स्कॉटलैंड में भी आपने, जो एक ड्रीम होता है लोगों का, वहां भी आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया। आपने दुनिया के कितने ही देशों में बनाया हुआ, उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देश के तो लगभग मुझे लगता है हर जिलों में आपके सेंटर है। तो हमें उससे आपत्ति नहीं है। हम क्या चाहते हैं, आपके हर ब्लॉक में सेंटर हो, लेकिन आप अपने मूल काम पर कंसंट्रेट कीजिए ना। आप पिछले वर्ष जब वो दवाई लेकर के आए थे, तब आपके ऊपर बड़े भारी सवाल उठे थे, याद है ना आपको? पहले आपने जून की शुरुआत में दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां आपने दावे किए कि आपने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है और जल्द ही प्रमाणों के साथ उसको सामने लाएंगे। फिर आपने मंत्रिमंडल के कितने ही सदस्यों को अपने साथ बैठाकर पूरा स्टेज सजाया और उसमें स्वास्थ्य मंत्री को भी बुला लिया। स्वास्थ्य मंत्री को, ये यहाँ के सांसद, विधायक,
ये तो आपसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, इनको तो जगह भी नहीं मिलती, इनके तो पास भी पीछे दर्शक दीर्घा में कहीं होते हैं। तो आपका पॉलिटिकल क्लाउट है एक, आपने अपने चारों तरफ अपना एक आभा मंडल तैयार किया है रामदेव जी, उसके लिए आपको बधाई। हमें खुशी होती है, आप साइकिल से चलते चलते आज हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हो, हमें लगता है कि आप जेट पे चले, आपके पास वही जहाज हो जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति उड़े और वो उसमें उनका क्या होता है राष्ट्रपति के उस जहाज का नाम? एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन। उनका एयरफोर्स वन उड़े और हमारा रामदेव वन उड़े, हमें दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लगेगा, हम गर्व महसूस करेंगे। मगर ये फ्रॉड क्यों कर रहे हो आप? कि ये क्यों कर रहे हो? आपको अपनी ही घोषणा पर शीर्षासन करना पड़ता है। क्या ये एक साधु का व्यवहार है? क्या भगवा पहनने वाले व्यक्ति को ये शोभा देता है? उस कंट्रोवर्सी का मैंने यहां सिर्फ जिक्र भर कर दिया, क्योंकि वो आपने फिर 23 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दवाइयां भी पेश कर दी कि साहब ये दवाइयां और ये कोरोनिल का 100% इलाज है, और ये यहां से अप्रूव्ड है, वहां से अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है। खूब दावे किए उसने, मैंने आज उसको फिर खंगाला, सब मौजूद। हालांकि आपने बहुत सारी चीजें अपने प्रभाव से डिलीट करवा दी। आपने जिस दिन खंडन किया था कि हमने कभी नहीं कहा, वो मुझे फिलहाल कि हमने कभी नहीं कहा कि ये दवाइयां कोरोना का इलाज है, हमने तो कहा ये रोग प्रतिरोधक दवाइयां हैं। आपने एक इम्यूनिटी बूस्टर से, आपने यही बोला कि वो हमने नहीं कहा, मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो नहीं मिला मुझे, वो आज कहीं है ही नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपने उड़वा दिया। आज वो गूगल पे मुझे मिला नहीं है, और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, ढूंढ लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पता है जो आपको नहीं मालूम, और उनमें वो चीज़ रहती है। आप गूगल विकिपीडिया से अपने प्रभाव से उसको हटवा सकते हो, लेकिन उसकी यहाँ आज विषय वो है ही नहीं। विषय सिर्फ यह है कि आपकी आदत हो गई है, आप जो एक साधु वाला, एक योगी वाला, एक स्वामी वाला, एक सन्यासी वाला जो व्यवहार होता है ना, आप उससे हटते जा रहे हो। और आज जब आपसे उम्मीद थी कि आप आम आदमी को जो कोरोना से पीड़ित है, जिसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा, जिसको वैक्सीन नहीं मिल रही, जिसको बेड नहीं मिल रहा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उससे आपको उम्मीद थी आज कि आप आगे बढ़ के उनके लिए आगे आओगे। मोदी जी माफ कीजिएगा, आप में और मोदी जी में अब ज्यादा फर्क लगता नहीं, सिर्फ रंग का फर्क है। आपकी दाढ़ी अभी काली है, उनकी सफेद हो गई, जिसने मुंह से निकल जाता है। वैसे सोचते आप हो, बोलते वो हैं, करते वो हैं, लाभ आपको होता है। आप में और मोदी जी में ज्यादा फर्क है नहीं। मेरे मुंह से बात निकल गई तो मैंने यहाँ ये थोड़ी सी बात घुमा दी। हमारे रामदेव जी, बाबा जी, आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल एक खबर मैंने सुनी, उस देश का नाम यहां क्या लूं आप समझ जाओगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर वो देश पड़ते हैं। इतने छोटे, इतने गरीब देश हैं, इतनी इतनी लाचारी में है इस वक्त वो देश, कि वहां की लड़कियां, मुझे ये बोलते हुए गर्व नहीं हो रहा, मैं स्त्री जाति का सम्मान करता हूं, लेकिन हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उस देश की लड़कियां पूरी दुनिया में वेश्यावृत्ति करके, प्रोस्टिट्यूशन करके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए डॉलर्स भेजती है पूरी दुनिया में। दिल्ली भरा हुआ है उन लड़कियों से, गोवा भरा हुआ है, बेंगलोर भरा हुआ है, हर महानगर उससे, उन लड़कियों से भरा पड़ा है। और वो अपने परिवार का, अपने देश की इकोनॉमी चलाने के लिए वो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं। उस देश ने भी कल प्रोस्टिट्यूशन की कमाई से भी कल उस देश ने हमको मदद भेजी है, ऑक्सीजन भेजी है। आप कहां हो? आप कहां हो इस वक्त? ये आपसे पूछा जाएगा सवाल कि इस संकट की घड़ी में जिस वक्त जरूरत थी आपकी मदद की, उस वक्त तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर मैंने आपकी कैपेसिटी का अध्ययन किया तो मुझे पता लगा आपका स्वयं का दावा है, और वास्तव में है भी। आपके पास विश्व की सबसे बड़ी ओपीडी है। ओपीडी मैं बता दूं लोगों को, आउटडोर पेशेंट्स। अब ये ओडीपी क्यों नहीं कहते ये मुझे नहीं पता, पर इसका फुल फॉर्म है आउटडोर पेशेंट्स। बाह्य रोगी, बाह्य मतलब बाहर के रोगी जो उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, उनको देखने की क्षमता आपकी 5 से 10 हजार के बीच में है। इतने रोगी आप देख सकते हो, आपका इतना स्टाफ है, इतनी आपके पास जगह है,
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इतने लोगों को आपको दिन भर अगर 500-500 का बैच भी मान लिया जाए, 500-700 हजार का, तो आप पूरे दिन में 10,000 लोगों को अटेंड कर सकते हो। और आपके पास इतने डॉक्टर्स हैं, आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, आपके पास इतनी पार्किंग की जगह है। बहुत बड़ा साम्राज्य आपने बनाया, हमें खुशी है, बड़ा व्यवस्थित आपने बनाया। और आपके पास 7 विभाग है, 7 जी। बहुत से लोग जो यहाँ रामदेव जी को नहीं जानते, उनके उस फैसिलिटीज के बारे में नहीं जानते, तो लिए मुफ्त में रामदेव जी आपका प्रचार भी आज कर रहा हूं मैं। आपके 7 विभाग हैं, रामदेव जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना जो पतंजलि योग धाम, पतंजलि पीठ और आचार्य कुलम, कितने ही नामों से आपने वहां पर संस्थाएं बनाई है, और उन सब में आपको टैक्स फ्री भी कर रखा है। आपको एक अच्छे काम के लिए जो इनकम टैक्स से फ्री जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे भी आप फ्री हो। जीएसटी आपने अपने प्रभाव से आयुर्वेदिक गुड से पहले ही हटवा लिया, तो आप हर तरह से आप और निर्माताओं से और अस्पतालों से और दवाई निर्माताओं से आप उन सबसे ऊपर ही हैं। जितनी फैसिलिटीज आपको मिली हुई है इस वक्त, वो आपको मिली नहीं, मगर वो लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस 7 विभाग है। काया चिकित्सा आपका बहुत बड़ा विभाग है। स्त्री एवं प्रसूति रोग, ये अब जन्म किस घर में नहीं होता, जन्म तो हर घर में होता है, और उसके लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, आपको इसके लिए बधाई। बाल रोग, अब प्रसूति विभाग होगा तो बाल रोग भी होंगे, बच्चे होंगे तो बाल रोग भी होंगे, उसका विभाग आपने बड़ी दूरदर्शिता से बना रखा है। अब हर चीज का इलाज तो आपकी उस पुड़िया में है नहीं, शल्य सर्जरी, इसका भी आपने इंतजाम कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। शल्य, इसका मैं ठीक से मतलब अभी समझा नहीं कि शल्य क्या मतलब होता है, समय भी नहीं मिला, ढूंढ तो लूंगा, मिल जाएगा। पंचकर्मा, ये जानता हूं मैं, पंचकर्मा मैंने किया भी हुआ है, उसमें वमन भी है, उसमें नेति भी है, उसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पूरा डिटॉक्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डिटॉक्स करना बॉडी का, उसका आपने बहुत अच्छा विभाग बना रखा है। एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग आपका है स्वास्थ्य रक्षण, यानी आप ये अगर दलील देना चाह रहे हैं कि अगर कोरोना के पेशेंट्स को बुलाया तो हॉस्पिटल के काम धाम में बाधा पड़ जाएगी, संक्रमण दूसरों में फैल जाएगा, तो मेहरबानी करके ये दलील मत दीजिएगा। आपके पास 7 सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुविधा संपन्न 7 बड़े बड़े विभाग हैं, और हर विभाग में आपके पास एक क्वालिफाइड लोग हैं, और वो क्वालिफाइड लोग न केवल तनख्वाह से आपसे जुड़े हुए हैं, बल्कि आपके प्रति उनकी श्रद्धा भी है। वो आपको एक गुरु की तरह से मानते हैं, और मुझे लगता है कि उम्र का जो एक सिस्टम होता है, उसको भी पार करके सभी आपके चरण स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं। कितने कर पाते हैं, कितने को ये अवसर मिलता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोग आपसे चरण, तो आपके प्रति श्रद्धा भी है उन लोगों की, तो आपके द्वारा वहां बुलाए गए मरीजों की सेवा वो नहीं करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। मगर आप है कि अपनी इस फैसिलिटी को आपने अभी तक दूर रखा हुआ है जनता से। अब मैं सुबह देख रहा था, तो आपने एक इधर दूर हरिद्वार में दूधाधारी बर्फानी वाला, संभवतः हो सकता है आपने खरीद लिया हो वो वाला आश्रम, या आपने कोई एग्रीमेंट उनसे किया हो, कोई अरेंजमेंट किया हो। तो अब आपने 500 बेड का है एक हॉस्पिटल, वहां पर 1 तारीख को आपने घोषणा की है, उसका इंस्पेक्शन भी हो गया। तो वो सारे इंस्पेक्शन होने के बाद आप संभवतः उसकी तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है 2-4 दिन में कर लिए हो 1 मई से। वहां क्यों नहीं, व्यवधान पड़ जाएगा, है ना, आपके काम में, आपकी जो प्रतिदिन की, प्रति घंटे, प्रति मिनट की कमाई है, उसमें आपको शायद दिक्कत आ जाएगी। तो यहां हमारा आपसे विरोध है। आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्या आप जो लाला रामदेव है, वो जो लाला रामदेव है, तो लाला है तो लालच है, लालच है धन कमाने का। आप कितना भी कहते रहे, आप ये सब जो आज प्रोडक्शंस कर रहे हो, ये धन कमाने के लिए कर रहा हो। आपकी चीजें सस्ती नहीं है, अच्छी हैं, सस्ती नहीं है आपकी चीजें। तो आप जब आप महंगी बेच रहे हो, तो धन कमाना ही आपका उद्देश्य है ना। और मैं कहता हूं धन कमाइए, हमें धन से भी दिक्कत नहीं है, आप धन कमाइए,
क्योंकि रिसर्च में धन चाहिए, रिसर्च के लिए जो मशीन्स आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसके लिए धन चाहिए, बहुत हाईली पेड साइंटिस्ट चाहिए। आप बुलाइए, लाइए। तो आप क्या 3 महीने के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर आपका वो काम थोड़ा सा रुक भी जाए तो आप करिए ना एक बार सेवा, फिर पूरे उसको आप तो हेलीकॉप्टर से छिड़काव करा दोगे, आपके पास तो वो व्यवस्था है सैनिटाइजर की, उसको एक बार पूरी तरह सैनिटाइज करके 4 दिन 5 दिन का ब्रेक देके और फिर से चालू कर दीजिएगा अगर आपको ये लगता है कि संक्रमण फैल जाएगा। मेरे जैसे एक पत्रकार को आपको सलाह देनी पड़ रही है, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपकी तरफ से मदद नहीं हो रही। अच्छा, आपने कुछ पैसे दिए होंगे। आज आपकी वो हैसियत है कि 2 4 5 करोड़ रुपए ऐसे ही है जैसे कहीं इधर रेजगारी रखी होती है, तो आपने वो रखा। तो दिल बड़ा कीजिए उन मरीजों को जो एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं उनको। और इस वक्त क्यों नहीं आपने अपने कैंपस में 2 3 प्लांट लगा दिए, ऑक्सीजन के प्लांट। आपको भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए थे, वो तो भविष्य में भी आपके काम आते और आपको निःशुल्क बांटने चाहिए थे। आप सक्षम हो, इसलिए आपसे कह रहा हूं। अत्राही त्राही मची हुई है, अत्राही त्राही मची हुई है ऑक्सीजन के लिए, प्राणवायु के लिए। और वो प्राणवायु जिसे आप अपने योगा से सिखाते हो, आज वो कम पड़ रही है कोरोना के प्रकोप के कारण। 21% जो हमारी हवा में ऑक्सीजन है उससे आज गुजारा नहीं हो रहा। तो बाहर से ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बाहर से क्या, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर की है, उसको कंसंट्रेट करके, ताकि जो रोगी है, जो मरीज है, जिसके फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तभी वो इस रोग से लड़ सकेंगे, उनके लिए आपकी मदद क्या है? आप क्यों नहीं इस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई में अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए? क्यों आपने किनारा काट लिया? तो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपकी आलोचना नहीं करी। मैं आपका अभी भी मैं आपको पूज्य मानता हूं। आपने बहुत बड़ा काम योगा के क्षेत्र में किया है और आपकी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटिव है आपकी, ये लगातार लेने से आपको बीमारियां कम होंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की बढ़ेगी। पहले आपको रोग प्रतिरोधक दवाई के रूप में लाइसेंस मिला था, अब आपको कुछ लाभदायक दवाई, पूरी दवाई अभी भी नहीं कह रहा आयुष। अब आखिरी में एक सवाल मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने बाबा रामदेव की उन दोनों दवाइयों को स्वीकृति दे दी, आपने स्वीकृति दे दी, तो फिर क्यों आप अडार पूनावाला की खुशामतें कर रहे हो? 3 हजार करोड़ रुपए उसको एडवांस दे रहे हो कोविशील्ड के लिए। भारत बायोटेक को आप कोवैक्सीन के लिए एडवांस दे रहे हो 1.5 करोड़ रुपया। अब मैं कहता हूं बाबा जी को आप 5,000 रुपए दो ना, 5,000 करोड़ दो, यहाँ पूरा देश खुश होगा। 5,000 करोड़ भारत सरकार देगी, 5,000 करोड़ रुपए चंदा भी उनके पास आ जाएगा। 10,000 करोड़ रुपया दो बाबा रामदेव को, लेकिन फिर उनकी दवाई को तो आगे लाइए अगर उसमें सच्चाई है तो। आज उसका इस्तेमाल कब करोगे? वो कब के लिए रखी हुई है आपने रिजर्व में? तो बाबा रामदेव ने अगर कोई रिसर्च की है तो हम उनको सर माथे पे बैठाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ मंचों पर ताली बजवाने के लिए उस दवा की घोषणा करोगे, भारत सरकार के, कह रहा हूं भारत सरकार के सबसे चहेते, अगर ये आयुर्वेदिक जो एक रिसर्च करने वालों को अगर डॉक्टर की उपाधि दी जाए तो इनसे ज्यादा साधन संपन्न कोई दूसरा तो इस वक्त है नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। आप तो एक सरकार की टक्कर में बराबरी में खड़े हो, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर आपकी इन अप्रूवल्स में, इन स्वीकृतियों में भी कहीं संदेह होता है। उनको बाबा जी, इसके बाद भी आपके पास, आपकी दवाई ना सही, इसके बाद भी आपके पास बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपने स्वयं डेवलप करी है। उस पर हमारा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, किसी सरकार का भी कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन आपका भी तो नैतिक दायित्व है देश के प्रति। आप तो देशभक्ति की पराकाष्ठा की बात करते हो ना। और जब आपने 1 साल घर से बाहर निकल गए थे कि पिछली सरकार को उखाड़ कर ही घर आऊंगा, हमें आपका हठ योग अच्छा लगा था, तो करिए ना आज भी ऐसा ही एक हठ योग और बोलिए कि जब तक ये कोरोना को मैं जड़ से नहीं समाप्त कर दूंगा तब तक पतंजलि के एक एक आश्रम का एक एक कमरा कोरोना के रोगियों के लिए है और इनकी सेवा मेरा पूरा संस्थान करेगा। बोलिए एक बार, आप एक बार फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े नायक बनकर के उभरेंगे।
मगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी इन सफलताओं, आपकी इन घोषणाओं, इनके अर्थ समाप्त हो जाएंगे। आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है लाला रामदेव जी के अंदर कहीं एक बार फिर से वो बाबा खड़ा होकर के उठ करके खड़ा हो जाएगा और बाबा रामदेव, लाला रामदेव को हराकर आज जनता के बीच कोरोना इस दौर की सबसे बड़ी महामारी के इलाज के लिए आम जन की सेवा में अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ कहीं सेवारत नजर आएंगे। ऐसा होगा तो मैं भी आपको प्रणाम करने के लिए, भले ही दूर से सही, 2 गज की दूरी मेरे जैसे आदमी के लिए 200 गज की दूरी हो जाती है आपके आश्रम में जाकर के, तो मैं तो 200 गज दूर से आपके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में आप कोरोना रोगियों के मदद के लिए सामने आते हुए दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सहयोग, समर्थन, शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की आशा मुझे है। इन्हीं शब्दों के साथ एक और विषय के साथ फिर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।